मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, 1-2 मिनट में समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में दो ही चीज़ें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, क्रय मूल्य, और दूसरा है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कोई भी चीज़ हम किस अमाउंट पे खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं और किस प्राइस पे बेच रहे हैं, यही ये डिसाइड करेगा कि हमारा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उस ट्रांजैक्शन में हमको प्रॉफिट होगा, और जब भी सीपी ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो हमारा लॉस होगा। और एक चीज़ आता है मार्क प्राइस, शॉर्ट में जिसको हम एमपी लिखते हैं। कई बार क्या होगा कि हमें मार्क प्राइस पे कोई सेलर डिस्काउंट देगा, तो उस डिस्काउंट को हमें कंसिडर करना है। जब भी हम मार्कअप करेंगे तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे जाएंगे मार्कअप के थ्रू, यानी कि जब भी प्राइस बढ़ाया जाएगा, जब भी कोई सेलर प्राइस बढ़ाएगा, मार्कअप करेगा, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की तरफ जाएगा। और जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, और उससे हमारा सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता चलेगी। और जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन देखना होगा, तो यहाँ से हमको प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू मिलेगी। यही पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लब्बू लुआब है। ठीक है, शॉर्ट में अगर समझा जाए तो बस यही चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देना है। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, इस सब पे ही सारा खेल करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि कई क्वेश्चंस में हमसे प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव चेंज भी यूज़ करवा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ने कहा कि 10% का डिस्काउंट दिया पहले सेलर ने, उसके बाद में 20% का और एडिशनल डिस्काउंट दिया। ठीक, तो नेट में कितना डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये डिस्काउंट है, और अगर डिस्काउंट दिया है किसी प्राइस में, तो यानी कि प्राइस को कम किया है, घटाया है, तो डिस्काउंट हमेशा निगेटिव में होगा कि पहले 10% से घटाया, फिर 20% से घटाया, तो नेट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कभी भी सक्सेसिव चेंज क्या होगा, अगर दो वैल्यूज है A% और B%, तो A+B+AB/100, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -10%, -20%, प्लस -10 इंटू -20/100, यानी कि -30 + 2 विच इज इक्वल टू -28%। और जब भी सेम वैल्यू से, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि 10% से पहले डिक्रीज किया, फिर 10% से इंक्रीज किया, तो अगर सेम वैल्यू से डिक्रीज किया है और फिर इंक्रीज किया है, तो वहां पे हमेशा जो नेट रिजल्ट होगा हमारा, वो होगा दैट वैल्यू स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 100, और निगेटिव साइन रहेगा क्योंकि -10 + 10 मिला के हमारा निगेटिव में आएगा। इतना परसेंटेज चेंज होगा, यानी इफेक्टिवली -1% का चेंज होगा जब 10% से डिक्रीज करेंगे और 10% से इंक्रीज करेंगे। या इंस्टेड अगर हम 20% से डिक्रीज करते और 20% से इंक्रीज करते, तो उस केस में हमारा नेट चेंज आता -20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100, यानी कि 4% से डिक्रीज करते। ठीक है, तो अगर कोई सेलर हमारा किसी चीज़ का प्राइस है जो पहले 10% से बढ़ा रहा है और फिर 10% से घटा रहा है, तो यानी कि अब जब वो सेल करेगा तो उसका 1% का लॉस होगा। ठीक है, ऐसे किसी भी केस में हमेशा लॉस होगा जब भी सेम अमाउंट से इंक्रीज किया है और फिर डिक्रीज किया है, चाहे पहले इंक्रीज किया और बाद में डिक्रीज किया, या पहले डिक्रीज किया और बाद में इंक्रीज किया, नेट का रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि सक्सेसिव चेंज हमसे 3 वैल्यूज दे दी होंगी। ठीक है, तो अगर हमें 3 वैल्यूज दी हैं सक्सेसिव चेंज की, A, B और C, पहले A% से डिक्रीज किया है, अब इंक्रीज किया है, हमेशा साइन का ध्यान रखना है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यूज से नेट रिजल्ट निकाल लें, यानी कि जैसे हमने A और B से पहले नेट रिजल्ट निकाल लिया, अब ये जो वैल्यू हमारी आ गई है, अब इसके साथ में, इसको C के साथ में लेके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वैल्यूज दी होती 10% एंड 20% एंड 40%, तो क्या करते हैं, पहले 10% और 20% को लेटेस्ट से हमने ले लिया, और अगर ये एक इंक्रीज है, एक डिक्रीज है और फिर एक इंक्रीज है। ठीक है, 3 वैल्यूज हैं, 2 में इंक्रीज है, एक में डिक्रीज है, तो पहले 10% से बढ़ाया है, फिर 20% से घटाया है, फिर 40% से इंक्रीज किया है, तो नेट में रिजल्ट क्या आएगा, पहले हमने 10 और 20 को लिया है, तो +10 -20 प्लस 10 इंटू -20 डिवाइड बाई 100, यानी नेट में वैल्यू आ गया -10
-2 यानी कि माइनस का 12%। अब -12% और प्लस का 40% को साथ में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 -12 -12 इंटू 40 बाई 100 यानी कि 28 -4.8 आएगा, यानी कि 23.2% का इंक्रीज होगा इफेक्टिवली। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब एक एक करके जो क्वेश्चंस आए हैं उनको करना शुरू करते हैं और उनसे और चीज़ों को, बची हुई चीज़ों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एट अ क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। तो 45% का डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट देने के बाद में इफ द कस्टमर पेड ₹330 ड्यूरिंग द सेल देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ दैट शर्ट। 45% कितना होगा, वैल्यू क्या आएगा 45% यानी कि हमारा हो गया 45/100, या सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि 9/20, यानी कि अगर 20 रुपए हमारा मार्क प्राइस होता तो डिस्काउंट है हमारा 9 रुपए का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ 11 का, और हमें 11 की वैल्यू दी है 11 इज इक्वल टू 330, यानी कितना है 11 इंटू 30 इज 330, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 20 इंटू 30 ₹600, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ए मैन बाइज अ मशीन फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए में एक मशीन खरीदी है। आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर ₹6,000, एक साल के बाद में 6,000 रुपए में बेच देता है। आफ्टर 2 ईयर्स अगेन ही बाई द सेम मशीन, एक ही मशीन दोबारा खरीद रहा है। ठीक है, 8,000 रुपए में खरीदता है अगली बार और फिर बेचता है 10,000 में। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, जब भी हमें प्रॉफिट निकालना है हमें दो चीज़ों की ही ज़रूरत है, एक तो हमें चाहिए सीपी, कॉस्ट कितना लगा उसका, दूसरी चीज़ चाहिए एसपी, कितने में बेचा उसने, कितने में खरीदा, कितने में बेचा। अब यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है, पहले ट्रांजैक्शन में उसने 5,000 रुपए में खरीदा है और 6,000 रुपए में बेचा है। दूसरे ट्रांजैक्शन में उसने 8,000 रुपए में खरीदा है और 10,000 रुपए में बेचा है। दो ट्रांजैक्शन को ऐड करके हमें टोटल कॉस्ट निकल आएगा और टोटल सेलिंग में उसको कितना वैल्यू मिला है, कितना रेवेन्यू मिला है पता चल जाएगा। 5-8 13,000 रुपए में उसने खरीदा है और 10-6 16,000 में बेचा है, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और ये 3,000 का प्रॉफिट उसका हुआ है 13,000 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा 3/13 इंटू 100, यानी कि 300/13, 13 दूनी 26, 20% से 25% के बीच में आएगा वैल्यू। ठीक है, और जाहिर सी बात है 13 दूनी 26, दो बार काटा 40 बचा, 13-3-39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है बाइक इज सोल्ड फॉर ₹87,500, 87,500 रुपए में सेल की है एक बाइक, बाई अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 44%। अगेन डिस्काउंट का क्वेश्चन है, 44% डिस्काउंट किया है मार्क प्राइस में, तो हमें मार्क प्राइस की वैल्यू बतानी है। 44% कितना होगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 11/25। ठीक है, 11/25 होगा, 4% यानी कि 1/25। ठीक है, यानी कि अगर हमारा मार्क प्राइस 25 था तो डिस्काउंट दिया है उस पर 11 का, और जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस हमारा है 14 का, और हमें 14 की वैल्यू दी है कितनी 87,500। ठीक है, क्लियरली 7 से काट पीट सकते हैं थोड़ा, है कि नहीं, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। 7 से काटने से पहले 2 से काट लें क्या, पहले 2 से काट लेते हैं, चलो 2 से काटा 43,750 वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन को तो अभी हम सॉल्व करेंगे, बट यहाँ से भी एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। हमने पहले 2 से काटा, अब 7 की वैल्यू हमें मिल गई है 43,750 और हमें वैल्यू निकालनी है 25 की। ठीक है, 7 भी एक ऑड नंबर है, 25 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब हमें 25 की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते इसको 25/7 से? बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर हम 25/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली 2 का कोई एडिशनल फैक्टर तो आएगा नहीं। हमारा जो एग्जिस्टिंग नंबर है इसमें लास्ट में आ रहा है 50, लास्ट में 50 आने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा 2 से डिविजिबल नंबर है, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी 2 से ही डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल्स, यानी कि 2 का पावर 1 ही है, हमारे आंसर में भी 2 का पावर 1 होना चाहिए। सिर्फ इतना भी देख लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी,
ठीक है, तो कई बार ये भी आपको क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ देखोगे आपको पता चल जाएगा ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा 4 से डिविजिबल है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, डेफिनेटली ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या करोगे, तब फिर 7 से घटाओगे इसको, मैं 7 से काटोगे, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 6250 इंटू 25। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या नंबर आ रहा है हमारा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 टू द पावर 4 इंटू 10 है, यानी इफेक्टिवली कैलकुलेशन करके निकाल लोगे। ठीक है, 5 के पावर्स अगर थोड़ा याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 5 क्यूब 125 है, 5 टू द पावर 4 625 है, ये तो सभी को पता होगा, बट 5 टू द पावर 4 3125 है, और 5 टू द पावर 6 15625 है। तो जैसे 2 की पावर से याद रखते हो वैसे ही 5 की भी अगर ये सब पावर से याद रख लोगे तो भी कई बार आपको क्वेश्चंस में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12%, 18% एंड 25%। 3 वैल्यूज हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट है निगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यानी कि 3 में से हम बजाय कि तीनों को एक साथ लेने के तीनों को भी एक साथ लेके फिर वो लंबे सा फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर होगा पहले 2 को ले लें। तो कौन सी 2 को लें जिससे कि हमारे लिए वैल्यू ज़्यादा आसान हो, 25 और 12 को लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि 25 में जैसे ही 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो -12 -25 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 25 इंटू 12 300, 300/100 यानी कि 3% है इफेक्टिवली। बस लिखने के समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा माइनस का 37 प्लस 3 यानी कि माइनस का 34%। बस अब -34% और -18% को ले लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -34 -18 प्लस 34 इंटू 18। ठीक है, 34 इंटू 20 हुआ 680 माइनस 68, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का 612 डिवाइड बाई 100, यानी कि -52 प्लस 6.12। तो -52 प्लस 6 होगा -46 प्लस 0.12 यानी -45.88%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। ठीक है, वैसे भी यहाँ से वैल्यूज तो समझ में आ ही गया था इसके बाद। ठीक है, क्लियर है, आसान सवाल था, बस सीधे सीधे आपको सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला ही अप्लाई करना था। सक्सेसिव चेंज बहुत ही हैंडी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको हमेशा जहन में रखना है, और वैसे भी आसान कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 50%, तो अपने गुड्स को 50% से मार्कअप किया है उसने, दाम बढ़ा के रखा है, एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेज अ फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1 किलोग्राम फॉर 900 ग्राम्स, सो व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो मैंने एक डिटेल में सेशन बनाया है अभी कुछ दिन पहले ही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे, तो अगर आपने वो सेशन नहीं चेकआउट किया है, नहीं देखा है, तो देख लीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा टॉप पे उसका लिंक। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, बस यही करना है कि सीपी और एसपी का रेशियो लेना है इफेक्टिवली। पहला काम इसने क्या किया है, मार्कअप किया है गुड्स को 50% से 50%, यानी कितना हुआ 1/2, यानी कि अगर पहले उसका सीपी 2 था तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा क्योंकि 1 से मार्कअप किया है। सेकंड चीज क्या किया, डिस्काउंट दिया है 20% का, 20% कितना हुआ 1/5, यानी कि अगर 5 हमारा, ठीक है 5 हमारा वैल्यू था तो 5 से 6 हो गया होगा, इजंट इट सो। तो यानी कि इससे हमारा इफेक्टिव चेंज आएगा 5:6 का। ठीक है, चाहोगे तो सेपरेटली भी लिख सकते हो कि पहले इसको मार्क प्राइस में लिखते हैं, ठीक है, पर बात वही पड़ेगी। इफेक्टिव चेंज हमें पता चल गया 5:6 का। थर्ड चीज ये हो रही है, यूजेज अ फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स, ठीक है, विच रीड्स 1 किलोग्राम फॉर 900 ग्राम्स। फॉल्टी बैलेंस का इस्तेमाल करता है जो कि 1 किलोग्राम को 900 ग्राम पड़ता है, यानी उसको देना चाहिए था कितना, 1 किलोग्राम, बट दे कितना रहा है, 900 ग्राम। ठीक है, और हमेशा जब भी बेईमानी करेगा तो बेईमानी अपने फायदे के लिए करेगा, तो हमेशा जो कॉस्ट के साइड वाली वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी आएगी। चाहे वो परचेज करते समय ले रहा होगा तो ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू जो हमें वो सेलिंग प्राइस वाले पोर्शन में लिखनी पड़ेगी, और जब दे रहा होगा तो कम देगा, तो कम वाली वैल्यू हमें कॉस्ट वाले पोर्शन में, क्योंकि उसका खर्चा तो उतना ही हुआ जितना उसने दिया है, बाकी जो मिला है वो तो उसका फायदा ही है ना। ठीक है, तो यहाँ से इफेक्टिव क्या है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, 2 × 5 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 9 से काटा, 2 बचा यहाँ पे, 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया गया। ओहो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी है। यहाँ पे डिस्काउंट दिया था मैंने, प्राइस बढ़ा के लिख दिया था। ठीक है, तो पहले हमारा सीपी और एसपी का रेशियो है 2:3 का, बाद में डिस्काउंट दिया है 1 का 5 में। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 5 थी तो 4 हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में 1000 ग्राम देना चाहिए था, बट उसने 900 ग्राम दिया है। ठीक है, ये गड़बड़ हो जा रही थी। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 5 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 3:4 का हमारा रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, यानी कि यहाँ पे शुद्ध मुनाफा कितना हुआ, 1 रुपये का। अगर 3 रुपये का सामान था तो 4 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 1/3 प्रॉफिट परसेंटेज होगा, विच इज़ इक्वल टू 33.33%। क्वेश्चन हमसे इंटीजर में पूछ रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, 33%। क्लियर है? ठीक है, वो गड़बड़ हो गई थी बीच में, इसलिए इशू हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। Products pass successively through the hands of 3 traders and each of them sells his goods at a profit of 30% of his cost price. If the last trader sold the product for rupees 300, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम। ठीक है, पहले वाले ने कितना पे किया होगा, यानी इफेक्टिवली क्या हो रहा है, लास्ट वाले का हमें पता है कि उसने सेल किया है 300% पे, 300 रुपीज़ पे। तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम सक्सेसिव इंक्रीज से इसको पता लगाएं। ठीक है, कि 30% 3 बार इंक्रीज हो रहा है। तो पता लगाएं, बट क्योंकि सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू के लिए हमेशा अगर आपको क्यूब्स याद होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा हैंडी पड़ेगा हमेशा। तो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि अगर पहले आइटम हमारा 10 रुपए का था तो पहले सेलर ने 10 वाले को 13 का कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले ने क्या किया है, 1.3 का हर बार मल्टीप्लीकेशन होगा एक तरह से, 30 × 1.3 यानी कि 16.9 रुपीज़ का बेचा होगा। उसके अगले वाले ने फिर से 1.3 से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि 21.97 से बेचा होगा। अगर आपको 13 का क्यूब याद है तो ये बात समझ में आएगी, 2197 होता है। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर 100 रुपये का आइटम था तो अब बन गया 219.7, यानी कि अगर 100% वैल्यू था तो अब ये अपना वैल्यू का 219.7% हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पहले ट्रेडर ने कितना पे किया था, यानी कि हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर होती है बात? ठीक है, तो अगर हमारी वैल्यू इनिशियली 100 थी तो इन 3 ट्रांजेक्शन्स के बाद में उसने 219.7% पे सेल किया और उसकी वैल्यू हमें दी है ₹300। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको 300 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 219.7 से डिवाइड करेंगे, भाई 1% की वैल्यू निकाल के 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब ये कैलकुलेशन तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो गया, 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ भी हमारी, देखो 2 वैल्यूज़ तो हमें पता है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा, इनका तो कोई सेंस नहीं बनता। बट ऑप्शन ए और बी में से कौन सा आंसर होगा ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा वैल्यू आ गया इफेक्टिवली डिवाइड बाई 2197। ये तो पक्का है कि एक बार जाएगा पहले जब काटेंगे तो। अब एक बार गया हमारा, कितना रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, 2197 घटाया 3000 में से, यानी कि हमारा बच गया 803। ठीक है, अब इसके बाद अगली बार 3 बार ही जाएगा, ऑप्शन से भी वही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, ये है 8030, 3 बार में कितना होगा, ये आएगा 63, पैंसठ 191। तो कितना बचेगा, पहले थोड़ा लंबे तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बाद में समझ लेंगे कि हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब बचा है 1439, फिर एक ज़ीरो ऐड होगा। अब ये कितनी बार जाएगा, हमको दिख रहा है कि ये लगभग लगभग कितनी बार जाने वाला है, 6 बार तो जाने वाला है। क्या 7 बार चला जाएगा, हाँ 7 बार भी चला जाएगा। जाएगा क्या, 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2197 × 7 कितना होगा, 7 7 49 का 9, हंस लगा 4,
9 7 63 4, 67 का 6 7, हाथ से लगा 6, 7 6 13 का 3, हाथ से लगा 1 और 14 1, 15,339। यानी कि 7 बार तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली 6 बार जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, 6 बार जाएगा तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बट इतने लंबे तरीके से हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ी करेंगे, कोई सेंस नहीं बनता इसका। एग्जाम में हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा पर्पज़ ये है कि हम कितने कम से कम समय में अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल है। तो हमें कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए? हमें पता है कि हमें क्या करना है, 300 × 100 डिवाइड बाई 2197। अब देखो जो वैल्यूज़ हमारे आ रही हैं, सी और डी तो वैसे ही आंसर नहीं है, बाकी दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कितना फ़र्क है? 1 रुपये का फ़र्क है कि नहीं? जो लगभग हमारी आंसर की वैल्यू का 1% से थोड़ा सा कम है, बट 0.5% से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। लगभग हमारे जो आंसर्स ऑप्शन जो हैं उनके बीच में 0.5% का गैप है। ठीक है, तो हम बहुत थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। हमारा जो 2197 है, 2197, अगर हम इसको 2200 कर दें, इसको 3 से बढ़ा दिया, कितना चेंज किया हमने? सिर्फ और सिर्फ 3 का चेंज किया है। और ये 3 कितना होगा? देखो इसका 1% की वैल्यू कितनी होगी? 21.97। तो 3 इफेक्टिवली कितना हुआ हमारा? 3 इफेक्टिवली हुआ हमारा 1/7 इसका, यानी कि इफेक्टिवली लगभग 0.14% की वैल्यू 3 के बराबर है। तो जब हम 0.14% से अपना डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो हमारे आंसर पे भी लगभग इतना ही फर्क आएगा। ठीक है, तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2197 से इसको 2200 कर देंगे, सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट हमेशा ही ध्यान रखना है कि बहुत छोटी वैल्यू से ही चेंज करना है, और एक टाइम पे एक ही चेंज करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आपने नीचे बढ़ा दिया, ऊपर वाली वैल्यू को घटा दिया, तो फिर आपको मल्टीपल चेंजेस में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हमने 2200 कर दिया, तो अब ये वैल्यू होगा 300 × 100 डिवाइड बाई 2200, 2 0 काट दिया, 300/22, यानी कि ये बच गया 150 एक सेकेंड, ये 1000 था ना? हाँ 1000 हो गया था, ये भूल गया डेसिमल हटाने के बाद में। ठीक है, तो 2 ही 0 हटेंगे, हमारा ऊपर आ जाएगा 1500/11। अब हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो गई। 11 एकम 11, 40 बचा, 11 तिया 33, 70 बचा, 11 छंग 66, फिर 40 बचा, पॉइंट लगाया तो। ठीक है, तो लगभग 136.3 समथिंग आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इस वैल्यू को इंक्रीज़ किया है अपने डिनोमिनेटर को, तो हमारी वैल्यू छोटी आएगी, तो हमारा जो आंसर होगा वो इससे बड़ा आना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और डेफिनेटली 136.55 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमने 0.14% का चेंज किया है, लगभग जब हमने 3 से इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे हम 0.14% का चेंज करें तो कितना आएगा भाई? 0.1%, 1% कितना है इसका? 1.36, 0.1% कितना होगा? 0.136, तो 0.14% लगभग 0.2% होगा, और 0.2 जैसे ही ऐड करोगे तो हमारा 136.5 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि हमेशा जब भी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो, तो अगर आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन सीख जाओगे, स्पेशली ऐसे चैप्टर्स के लिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह चैप्टर्स में आपको बहुत काम आएगा अप्रॉक्सीमेशन, जब भी वैल्यूज टिपिकल दी होंगी। और एसएससी के एग्जाम में भी आपसे जब भी टिपिकल वैल्यू दिया होगा, तो वो आपसे चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अप्रॉक्सीमेट करके उस वैल्यू को निकालो, ना कि वो आपको ऐसे ऑप्शन देंगे कि वो बिल्कुल ही क्लोज ऑप्शन दे दें, 136.55, 136.65, 136.45। अगर ऐसे ऑप्शन देंगे कोई सेंस नहीं बनता इसका, फिर उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, या फिर जैसे कैलकुलेशन हमने की वैसे करना है। ठीक है, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और प्रॉफिट एंड लॉस पे जो भी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। 2-3 दिन में मैं प्रॉफिट एंड लॉस का 40-50 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट का वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपने पीछे का जो डिसऑनेस्ट सेलर वाला वीडियो है, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है और हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।